नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही खास इशू पर बात करेंगे और वो ये कि क्या वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर को दो फाड़ करने के लिए अब सियासी मैदान तैयार किया जा रहा है। क्या यहां की सियासत की मिट्टी अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसे जरखेज बनाने के लिए हर कोई अपना एक सियासी महल तामीर करने की बात करता है। क्या सही मानों में गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जम्मू डिक्लेरेशन जम्मू को इंसाफ दिलवा पाएगा? क्या सही मानों में जम्मू कश्मीर जब रियासत थी तब वाकई तौर पे यहां के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ करता था? क्या खित्तों को नजरअंदाज किया जाता था? क्या सही मानों में जम्मू कश्मीर के अंदर लोग गैर महफूज थे? इन सभी बातों पे रहेगी हमारी नजर। लेकिन पहले हम आपको यह बात भी बता दें कि जहां इस वक्त हमने सियासत की बात की, बड़े फेरबदल की बात की और जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं। कहते हैं कि किन किन को मार देता है रोजगार का गम, और रोजगार के गम ने जम्मू कश्मीर को इतना मार के रखा हुआ है कि अब 35 से 370 के खत्म हो जाने के बाद जहां सियासी बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है वो अपने घरों से निकल करके किसी मोहल्ले में नहीं जा सकते, यहां पे कोई भी जमात कोई एहतिजाज नहीं कर सकती, यहां पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कोई इस तरह की बोली बोले जो बांध बांध की बोली मानी जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए कि सन 2019 के 5 अगस्त के फैसले के बाद यहां पर एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया है बेरोजगारी का, और वो बेरोजगारी कुछ ऐसे रोजगार में लगे हुए लोगों के हवाले से है कि असल बेरोजगार जो हैं, जो सही मानों में डिग्री याफ्ता, इसको डिग्री होल्डर्स बाहर निकल रहे हैं अपनी डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद, उनको आप दरकिनार रखिए, उनके लिए नौकरियां कब आती हैं कब नहीं आती हैं उस विषय पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन कैजुअल लेबर्स जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर हैं, नीड बेस हैं, और ख़ासकर बात करें उन लोगों की जो साल हर साल से अब सरकार की खिदमतें करते आ रहे हैं, ऐसे महकमे भी हैं जिन्होंने यहाँ मेज़बानी के बड़े बड़े फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन आज वो भी सड़कों के ऊपर है, एहतिजाज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको मुलाजमातें जो हैं वो फराहम की जाएंगी, उन पर नजरसानी की जाएगी, लेकिन एहतिजाज कर रहे हैं। बैरिकैफ इस पर तो जरूर आज बात करेंगे, लेकिन बात की थी मैंने डिक्लेरेशन के हवाले से। पहले लेते हैं ये वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि जम्मू के अंदर असल में ये डिक्लेरेशन जो जम्मू डिक्लेरेशन है ये क्यों कर बनेगी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है केटीवी उर्दू कश्मीर में। जी हां, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त, और मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि जम्मू के हवाले से सियासी जमातों के गठबंधन जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ अब आपस में हाथ मिला रहे हैं, और कश्मीर के अंदर गुपकार डिक्लेरेशन जो फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर गुपकार में 4 अगस्त सन 2019 को हुआ था, उसके बाद लीडरान गिरफ्तार हो गए और फिर यहां पर 35 से 370 का खात्मा हुआ, और फिर लीडरान की रिहाई धीरे धीरे होने लगी जब महबूबा मुफ्ती भी रिहा होकर के आ गई। इससे पहले भी एक मरतबा फारूक अब्दुल्ला ने यह कोशिश की थी कि गुपकार के हवाले से हम ख्याल जमातों को बुलाया जाए और यहां पर देखा जाए कि किस तरीके से हिकमत अमली रहेगी। बहरकैफ महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अब जब यह सारा कुछ मामला हो गया तो एक और मीटिंग तलब की गई जिसमें यह फैसला लिया गया कि 35 से और 370 से कम कुछ भी नहीं चाहिए, और उसके बाद ईडी के छापे भी पड़ने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू खित्ते की बात करते हैं तो जम्मू में कुछ बड़े अजीबोगरीब एहतिजाज कुछ दिन पहले देखने को मिले, जिसमें कई लोगों ने कहा कि जो 4G उनसे लिया गया है, कई लोगों का कहना था कि दीगर जो उनको सख्तियां इसको झेलनी पड़ती हैं वो सिर्फ कश्मीर के गुनाहों की सजा हमें उठानी पड़ती है। क्या कश्मीर के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि जम्मू उकता गया है? अब आपको बताते हैं जम्मू की थोड़ी सी टॉपोग्राफी। नाज़रीन इकराम, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एक ऐसा खित्ता है, हमारा सरमाई दिनों के लिए एक ऐसा गर्म इलाका है जहां यहां का दरबार मुंह हमेशा ही चला जाता है, और महाराजा के वक्त से दरबार मुंह वहां पे लगता आ रहा है।
और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह के जो अजदाद थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को उस वक्त खरीदा और उसके बाद यह आजाद भी हो गया और मुकम्मल तरीके पर एक आजाद मुल्क के तरीके पर, एक क्वीन स्टेट के तरीके पर इसे यहां पर चलता भी देखा गया, यह स्टेट चला भी। लेकिन उसके बाद आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 1947 के बाद कुछ इस तरह की पेशरफ्तें हुई जिसमें धीरे 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 यह जम्मू कश्मीर जो थी ये एक ऐसी रियासत भी बनी रही जिसका अपना वजीर आजम भी रहा, सदर रियासत भी रहा और इसे बाज़ाब्ता तौर पे जो महाराजाओं ने खरीदा हुआ था। फिर उसके बाद यहां पर आपने लैंड टू टिलर के मामलात भी देखे, आपने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दौर भी देखा। कई लोग हैं जो उनकी सियासी गलतियों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। वो नजरियात और वो इख्तिलाफात 70 साल पीछे छोड़ करके हम पहले वापस आते हैं 1947 की तरफ, क्योंकि कुछ चीजें कहनी बहुत जरूरी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शहर श्रीनगर के अंदर कुछ बड़ी होर्डिंग्स नस्ब की गई जिसमें यह बताया गया कि 22 अक्टूबर सन 2047 एक ऐसा दिन है जिसको यौम सयाह के तौर पे मनाया जाएगा। ये यहां की इंतजामिया और यहां के कुछ एनजीओज की तरफ से बोर्ड लगे थे जिसमें यह बताया गया था कि ब्लैक डे के तौर पे अब आज के बाद जो 22 अगस्त 1947 का था उस डे को अब हर 22 अगस्त को ब्लैक डे मनाया जाएगा। यानी कि उस वक्त कबायली जो लोग यहां पर आ गए थे उन्होंने जो रेड किया था पाकिस्तान से, एक जंग थोपने की कोशिश की गई थी जिसके बाद यहां पर भारतीय अफवाज को आना पड़ा। तो इस हवाले से इसे एक मनहूस तरीन दिन के तौर पर मनाने के हवाले से अहकामात सादिर हुए। लेकिन जब आज हमने कई कश्मीरियों से बात की तो अक्सर जो ये नई पौध है इसे ये भी पता नहीं कि सन 1947 तो दूर की बात है, सन 1999 से आज तक यहां पर क्या कुछ चलता आ रहा है। बहरकैफ इस बहस में नहीं जाएंगे। अब यौम सियाह मनाया गया, नहीं मनाया गया, कितने बड़े पैमाने पर मनाया गया, कितने छोटे पैमाने पर मनाया गया, ये तो बहरकैफ वही लोग बता सकते हैं जिनका ये आइडिया इसको प्लेस किया गया है होर्डिंग्स की सूरत में। लेकिन जम्मू के अंदर आज जो मीटिंग तलब कर ली गई पार्टियों की तरफ से उसमें 20 जमातें शामिल हो गई और उन 20 जमातों ने यह फैसला लिया कि वो जम्मू को अलग रियासत बनवाने के हवाले से मरकज पर अपने दबाव डालेंगे, क्योंकि कश्मीर की वजह से जम्मू को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए यहां जब भी हड़तालें होती हैं, जब भी यहां पर रोड बंद हो जाता है या कोई इस तरह के नामासाइद हालात हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर की जब हम बात करते हैं एक वहां पर छोटे मोटे मामले को लेकर के कुछ राइट्स हो गए थे जिस पर यहां की बिजनेस कम्युनिटी ने यह कहा था कि हम जम्मू के साथ जो तिजारती बाइकाट है वो करेंगे। जब वो देखा गया तो वहां पर जो चैंबर ऑफ कॉमर्स थी वो एकदम वहां पर फौरी तौर पर मैदान में आ गई। उन्होंने जो राइट्स थे उनको दबाने के लिए और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए बड़े इकदाम उठाए, क्योंकि जम्मू का बिजनेस जो है, जम्मू का टूरिज्म जो है, जम्मू के अंदर जितनी भी इक्तिसादियात हैं उसका 75% जो हिस्सा है वो डोनेट होता है कश्मीर खित्ते से ही। लेकिन अब जो लीडरान वहां पर जमा होकर के, उसमें विश्व हिंदू परिषद की बात करें, उसमें आरएसएस की बात करें, उसमें कुछ कट्टर पसंद जमातों की बात करें, उसमें जम्मू बचाओ की बात करें, इतनी जमातें बनी हैं कि अब वो जमातों के नाम भी याद नहीं रहते और कई लीडरान जो हैं वो अलग अलग से अब जमातें बना करके वहां पर जमा हो रहे हैं और कुल मिलाकर के 20 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने अब बहरकैफ अब यह फैसला ले लिया कि ये जो आज मीटिंग तलब की गई जिसमें ख्यालात को यकसां किया गया, उनका कहने का मतलब था कि यह मीटिंग बराए अगली मीटिंग थी, यानी कि इस मीटिंग में अगले मीटिंग के हवाले से फैसले लिए जाएंगे कि अगली मीटिंग क्या होगी, किस प्रकार से हम अपने केस को आगे स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम जम्मू को अलग करेंगे कश्मीर से और जम्मू के लिए एक अलग सी रियासत ले लेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर हालात खराब है और कश्मीर का खमियाजा जो है वो जम्मू को उठाना पड़ता है। जम्मू के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, जम्मू में तरक्की के कामकाज रुके हुए हैं, जम्मू के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जम्मू पर टोल प्लाजा लग रहा है, जम्मू पर टैक्सों की भरपार है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इन मीटिंग्स के अंदर डिस्कस हो गए और उन्होंने कहा कि यह सारा कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से हो रहा है।
लेकिन हमारा एक इसमें सवाल बनता है कि क्या वाकई तौर पे गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, अपने अलग अलग ट्वीट्स के जरिए ये कहते हैं कि ये एक डुगडुगी बचाने वाले लोग हैं, जो कुछ लोगों ने जमा होकर के पाकिस्तान की आनान पर यहां पर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम देकर के लोगों को भड़काने की एक वजह बनाई है। तो क्या पूछा जा सकता है कि ये 6 जमातें इतनी मजबूत हैं कि इसके डर से जम्मू के अंदर भी गुपकार डिक्लेरेशन के पैरेलल में जम्मू डिक्लेरेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो मुकाबला आराइयां होंगी तो वो किस बुनियाद पे हो जाएंगी? क्या वाकई तौर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू वर्सेस श्रीनगर करके, जम्मू वर्सेस कश्मीर करके कुछ लीडरान अपनी रोटियां इस अंदाज में सेकने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी जो बेचारा न सियासत में ए है, न बी है, न सी की सूरत रखता है, वो मुफ्त में मारा जाए, और साथ में कुछ इस तरह के फसादात खुदा न खास्ता ऐसे लोगों के कहने पे हो सकते हैं जिन लोगों की वजह से इस वक्त ये कह सकते हैं कि पहले ही टुकड़े हुई रियासत जो यूटी में भी बन गई और उसकी लद्दाख यूटी भी अलग बनी। तो इन मामलात को लेकर के जो चीजें देखने को मिल रही हैं, इस पे बहुत ज्यादा कई एक जगह पर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। क्या सही मानों में जम्मू डिक्लेरेशन जो हो जाएगा, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा रोल निभाती है, उसके बाद भीम सिंह की जमात है वो भी एक अलग से पैंथर्स पार्टी रोल निभाएगी, उसके बाद आप देख लीजिए कि लाल सिंह जो हैं वो भी बिफरते हुए ही नजर आ रहे हैं, वो अगर अलग से एक रोल निभाते हैं। उसके बाद जो जम्मू का कांग्रेस का एक अलग सा हल्का है, क्या वाकई तौर पर वो उस ख्यालात के साथ कहीं पर मुताबिकत रख करके उनकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? वो अपनी जगह पर बात है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें चिनाब खित्ते का एक बड़ा मामला आ जाता है, इसमें राजौरी पुंछ की बात आती है, इसमें डोडा किश्तवाड़ की बात आती है, इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको हम सिर्फ सांबा या कठुआ के नाम से ही नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जम्मू खित्ते की जब बात आती है तो जम्मू भी एक बहुत बड़ा खित्ता है जिसमें आबादी के तनासब अपने कल्चर को लेकर के, अपने ख्यालात को लेकर के बिल्कुल अलग अलग हैं। आपने खुद देखा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही अगर बात करें या कांग्रेस के कुछ लीडरों की बात करें जिन्होंने साल तक वहां पर हुकूमतें की, और गुज़श्ता इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जो चिनाब खित्ते से, जो राजौरी पुंछ से, जो बाकी इलाकों से जीत करके आए, और उन्होंने उसको भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी उतनी जगह और अहमियत नहीं दी जितनी उनको देनी चाहिए थी। अगर ये सारे मामलात सही मानों में यकजा करके देखे जाएं तो क्या अगर कल को वाकई तौर पे जम्मू डिक्लेरेशन वहां पे बन जाता है, कोई इस तरह का वहां से मेमो निकल करके बाहर आता है जिसमें 20 से 25 जमातें आपस में रीजनल मिल करके कोई बात करती हैं, जिस पर मरकज भी सोचने पर कहीं पर मजबूर हो जाए, तो राजौरी पुंछ बाकी इलाके जो हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से वो करेंगे, वो किस प्रकार से इसको चलाना चाहते हैं? क्या वाकई तौर पर इसमें वो आपस में मिलकर के कोई इस तरह की मशावरत करना चाहते हैं? उन्होंने क्योंकि खुद कहा कि ये मीटिंग बराए मीटिंग है, इसे आप कोई हतमी मीटिंग ना समझिए क्योंकि इसके बाद कुछ बड़े फैसले सामने आएंगे। बहरकैफ जो कुछ भी सियासत के अंदर रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या कुछ इस जम्मू डिक्लेरेशन के अंदर लोग कह रहे थे, इस हवाले से आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आपको सुनाते हैं ये क्या कुछ बता रहे हैं। जम्मू प्रांत की कोई सुनवाई होनी चाहिए। जम्मू प्रांत को, जम्मू रीजन को जिसको हम कहते हैं, उसको पूरे तरीके से नज़रअंदाज हमेशा से किया जाता रहा है, और कब तक ऐसा किया जाता रहेगा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बीजेपी ने यह कहा था कि 370 अबॉलिश होने के बाद जम्मू प्रांत के लोगों के साथ इंसाफ होगा, उनको भी अपने अधिकार मिलेंगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 370 तो हट गया लेकिन हिस्सा हमारा कहीं नहीं है, और कहीं भी जम्मू प्रांत के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। उनको अपने हिस्से से, अपने हक से महरूम रखा जा रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो। और एक उदाहरण जो अभी हाल ही में आया है, सबसे लेटेस्ट है, जो फायर सर्विसेज की लिस्ट निकली है, और 370 अबॉलिश होने के बाद पहली लिस्ट ये निकली है जो है वो अपना हिस्सा मिलना चाहिए, लद्दाख को अपना हिस्सा मिले, कश्मीर को अपना हिस्सा मिले। यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। तीनों भाई जो हैं एक स्टेज पे अलग अलग भी होते हैं जब इकट्ठा रहते हैं तो, और उन तीनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जम्मू को जो है वो हमेशा एक सौतेला व्यवहार होता रहा है, जहाँ पे ये तय करने के लिए कि जम्मू स्टेटहुड अचीव करने के लिए क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा, उसके लिए आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार रखे, लेकिन आम सहमति इसी चीज़ पे बनी है कि अनटिल एंड अनलेस आप ये समझे कि गुपकार डिक्लेरेशन एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है
और इसका एक आइडियोलॉजिकल रिस्पांस जम्मू की तरफ से आएगा तो ही स्टेटहुड अचीव होगा। उस पर आज एक सहमति बनी है। ये मीटिंग के लिए मीटिंग थी, यानी एक नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक कॉल थी। अब इस पे जो भी चर्चा हुई उस पे मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त हम बात करते हैं कि कहीं पर गुपका डिक्लेरेशन तो कहीं जम्मू डिक्लेरेशन, वहीं फारूक अब्दुल्ला अपनी फार्म में नजर आए और इस तरह से उन्होंने आज गांदरबल का दौरा किया और पहली मर्तबा 5 अगस्त के बाद देखा गया कि फारूक अब्दुल्ला सरकारी सतह पर भी सरगर्म हो सकते हैं और अपने मेंबर पार्लियामेंट होने का उस वक्त उन्होंने एक वाज़ेह निशान दिखाया जब उन्होंने गांदरबल में तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से पूरी गांदरबल की एडमिनिस्ट्रेशन को न सिर्फ मीटिंग ली बल्कि इस हवाले से मुकम्मल जानकारी भी हासिल की। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जब फार्म में वापस आते हैं तो फारूक अब्दुल्ला कैसे दिखते हैं। Some painting work is yet. Oh, I'm still going to do for 100, not number इसे राइट नहीं इसको जरा स्टिक कर next and this is the physical education college sir. This building, main building and utility block is complete. Is divided in a way that presently it is used for COVID purposes. का गेट था वो हमने तंबर से किया सर, दूसरी स्कीम्स के साथ मुताबिक था। बैरिकैफ आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किन किन को मार देता है रोजगार का गम। जहां केजुअल लेबर्स को लेकर के इस वक्त हाहाकार मची हुई है। केजुअल लेबर्स जो है मुख्तलिफ महकमों के, वो अलग अलग जगह पे सड़कों के ऊपर हैं, एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, सरकार से मुतालबा करते हैं कि गुज़श्ता पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिल करके उन्हें बेवकूफ बनाया और 520 एसआरओ जो बनाया गया उस सूरत में भी एक मिठाई हमारे जुबान के ऊपर रख दी गई थी, लेकिन वो इतनी कड़वी थी कि आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि उसे निगल ले या थूक डाले। बैरिकैफ, एसआरटीसी की आप बात करिए, एसआरटीसी का एक ऐसा मामला है जो कॉरपोरेशन हमेशा ही खसारे पे थी, आज भी खसारे पे होगी। नई गाड़ियां लाने की बात की गई, कई कमिश्नर बदले, कई लोगों को नए सिरे पर जॉब पर रखने की बात की गई, कि कई लोगों को जबरी रिटायरमेंट देने की बात की गई। आज वो अपने खवातीन समेत एहतजाज कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि या तो हमारी तनख्वाहें वागुजार करिए या आप अपनी इससे कह सकते हैं कि अपने मनसब को ही छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि हमें आपकी हुकूमतें नहीं चाहिए। इसी तरह से आप देख लीजिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा एक वसी ये कह सकते हैं कि दायरा इख्तियार वाला महकमा है, जिसके अंदर बहुत सारी हट्स के अंदर हजारों की तादाद में जो जवान हैं वो काम करते हैं और जितने भी संतरी से लेकर के मंत्री तक जितने भी बड़े बड़े यहां पर प्रोटोकॉल के जरिए अफसरान आते हैं बाहर की रियासतों से, जितने भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लोग आते हैं, जो भी सरकारी मेहमान आते हैं, उनको खाना खिलाने से पिलाने तक और उसके बाद उनका ख्याल रखने से लेकर के उनके घर चले जाने तक ये लोग दिन रात काम करते रहे। लेकिन आज उनसे यह बताया जाता है कि आप किसी जगह पर सरकार के अंदर हैं ही नहीं, आपकी कहीं पे नौकरी ही नहीं है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सबको यकीन दिलवाया है कि 61,000 से ज्यादा जो कैजुअल लेबर्स हैं इनके मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा और मरकज को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि फौरी तौर पर इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर दिया जाए। इस हवाले से लेकिन कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन जो है यहां पर, जैसे आपने देखा कि इजैक की तरफ से भी उनको मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से दीगर जो यहां पर जितनी भी मुलाजमीन की अंजमनें हैं वो सारी की सारी उनके बैक पे खड़ी हैं और सभी चाहते हैं कि ये एक इंसानी मामला है, इस मामले पर फौरी तौर पर कोई अमल दरामद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग 85% जो सरकारी काम है वो अंजाम देते हैं और उसके बाद उन्हें कोई मुशायरा नहीं मिलता, उन्हें कम से कम मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और उसके बाद उनको किस तरीके से सरकार परमानेंट करेगी उस बारे में कोई यकीन दहानी लेकर के सरकार सामने आए, तो इस हवाले से भी हमारी नजर रहेगी कि आने वाले आयाम में क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, क्या कुछ इन प्रदर्शनों के पीछे सूरत हाल रही, क्या कुछ एसआरटीसी वाले बता रहे हैं, क्या कुछ टूरिज्म वाले बता रहे हैं, क्या कुछ कैजुअल लेबर्स के एहतजाजी जुलूसों के मनाजिर हैं। आइए आपको कुछ झलकें दिखाते हैं। चक्का जाम है। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया इससे पहले हमने
मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया था कि भाई कि हमारी सैलरियां जो 4 महीने की पेंडिंग है इनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और उसके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ना ही इन्होंने कोई फैसला किया। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने 1 डे एक चक्का जाम स्ट्राइक जो हमारी थी आज हमने किया, और उसके लिए आज हमने मेमोरेंडम देने के लिए गवर्नर हाउस जाना था, और जब हम बाहर निकले तो हमें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, और उनकी रिक्वेस्ट पे SDM साहब यहाँ पहुँचे और वो हमारा मेमोरेंडम लेके गवर्नर हाउस गए। हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए अपना मेमोरेंडम जो है वो गवर्नर साहब तक भेज दिया है, और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब इस पर इंटरवेन करके हमारा SRTC का 1 टाइम सोल्यूशन ढूंढे। नहीं तो इसके लिए एक ही जो हम चाहते हैं कि भाई हमारा या तो हमें हर महीना सैलरी हमारी बागुजार की जाए, अगर नहीं करते तो इसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दीजिए। बजट में शामिल करें, बजट में शामिल करें, कैसे साहब आगे बढ़े। ग्राउंड सिचुएशन देखिए, मैं बोलता हूँ कि जम्मू में बुरी हालत है, वहाँ तो है, लेकिन जो कश्मीर के अंदर मैंने हालात देखी यहाँ पे, वो आप टूरिज्म की बात करें कि 2014 से लगे हैं, अभी तक इनको सैलरी नहीं है। और आप बिल्डिंग देखिए, कितनी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पे टूरिज्म में खड़ी है। आप पोस्टर होल्डिंग देखिए कश्मीर के अंदर कि करोड़ रुपए की होर्डिंग लगाई जा रही है, माई प्राइड माई टोन प्रोग्राम चल रहे हैं, और कोरोना वायरस को नाम दिया जा रहा है। और जब ग्राउंड लेवल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आज हमारी बहनें और हमारे भाई यहाँ पे पिछले 2014 से लेकर जिस घर में राशन नहीं है, जिसे सैलरी नहीं है, वो घर कैसा चल रहा है, वो यहाँ से डायरेक्टर साहब शायद कुर्सी पे बैठ के नहीं जानते हैं। दूसरी बात यहाँ के ग्राउंड लेवल पे सीजनल लेबर्स की करूँ, जो लगभग 3000 के करीब है कश्मीर प्रोविंस में, उनकी क्या हालात है, बहुत बुरी गर्म कंडीशन है। और ऐसे साथियों 60 साल ऊपर हो चुके हैं, कुछ साथी मर भी गए हैं। उसके अलावा यहाँ के फॉरेस्ट की बात करूँ, यहाँ के R&B PWO की डिपार्टमेंट की बात करो, टूरिज्म की बात करो, फॉरेस्ट की बात करो, सफाई कर्मचारी की बात करो, यहाँ पे UAD PDD हेल्थ HDF की यार स्पेशली में बात करूँगा, जो 1500 रुपये पे आप तो सर्विस दे रही है आइसोलेशन वार्ड में, कोविड पेशेंट को ड्राइवर लेके जा रहे हैं, हमारी बहनें 1500 रुपये के अंदर आइसोलेशन वार्ड में हैं और रो रही हैं, कालें कर रही हैं। ये हालत है, और हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये लानत है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो ऐसा सिस्टम है, निजाम हमें यहाँ पे दिया है। ये कह रहे थे कि 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर लोगों को तमाम अख्तियार मिलेंगे। ये कौन से अख्तियार है? जो हमें कमाई हुई है जमा पूंजी, वो भी हमें नहीं दे रहे हैं, और लाखों करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेट्स लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ये बयान देते हैं कि लोग बैकडोर से आए हैं। हम बैकडोर से नहीं, हम फ्रंट डोर से हैं। और जम्मू कश्मीर की HODs की रिपोर्ट है कि 80% जो डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर चल रहे हैं, वो यहाँ का कैजुअल वर्कर्स, यहाँ का सीजनल, यहाँ का नीड बेस्ड, यहाँ का IGFC, वो इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। ये तो सिर्फ कमिश्नर खाते हैं बैठ के, ये तो सिर्फ यहाँ पे हमारे खून को उसका मजा ले रहे हैं। ये मीठा खून जो हमारे मीठे खून को चूस रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे चैनल की तरफ से LG साहब से अपील है, माननीय प्रधानमंत्री से अपील है, जो हमेशा लाल किले की चोटी से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए मेरे खजाने खुले हैं। तो खजाने किन के लिए खुले हैं? 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया, 2000 करोड़ रुपए का UPA की सरकार ने पैकेज आया, 80,000 करोड़ का पैकेज आया। वो पैकेजेस कहां गए? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और लोग हमारे आज 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भारत आजाद है। दुख से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट के वर्कर्स अभी आजाद नहीं है। इनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको हम आजाद करेंगे। जी हां नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरीके से ये मुलाजमीन अपने हुकूक को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सारे मामलात को यहां पर हल किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के अवाम जो कि ये बता सकते हैं कि अमन के साथ एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्हें इज़्तिराब और बेचैनी की सूरत हाल से बाहर निकाल करके बेहतर और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के हवाले से सरकार कोई कदम जरूर उठाएगी। जब हमने अब रोजगार की बात की, इस पर क्यों ना अब थोड़ी सी जमहूरी बात भी हो जाए। तो नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात आज अमल में लाए गए। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने कई इलाकों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने देखा कि एक अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठिठरती ठंड में भी कुछ लोग सुबह सवेरे देखे गए, और उसके बाद जब धीमी धीमी धूप निकली तो उसके बाद भी अच्छी खासी तादाद कोविड प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल रखते हुए, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करते हुए अपना वोट डाल रहे थे। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश देखा गया। हालांकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया है, वहां के हिल डेवलपमेंट के इंतखाबात के हवाले से जो पहले ही कुछ एहतजाज वहां पर हुए थे, और कई जमातों ने यह कहा था
कि किसी भी तरीके से डोमिसाइल लॉ जो है वो लागू नहीं होना चाहिए और वहां पर कोई आकर के जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां के लोगों को की नौकरियों पर कोई शब खून नहीं मार सकता है। इस हवाले से राम माधव भी वहां पर गए थे, सरकार की तरफ से भी यकीन दहानियां करवाई गई, उसके बाद उन्होंने एहतजाज अपना खत्म किया था। तो नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि लद्दाख के अंदर आज जब गुलाम नबी रैना ने कई इलाकों का दौरा किया तो उन्होंने हमें बताया कि कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सरकार ने जो उनके साथ वादे किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हों, नौकरियों के हवाले से हों, वो उनके स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से हों, वो उनके बाकी मामलात के हवाले से हों, उम्मीद करते हैं कि उन पर कोई उनके साथ वादा खिलाफी नहीं होगी। और यही आश्वासन के बाद वो लोग जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा बढ़ चढ़ करके ले रहे हैं। वो ये मानते हैं कि लद्दाख को अगर एक खूबसूरत शहर बनाना है, लद्दाख को एक तरक्की याफ्ता इलाका बनाना है, तो वोट से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। बहरकैफ वोटों की शरह क्या कुछ रहेगी और किस तरीके से इस इंतखाबात में कौन सी जमात सामने आ जाएगी, फिलहाल हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बताते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इसमें मौजूद है और कांग्रेस और बीजेपी ने हर एक सीट पर मुकम्मल अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उठा करके रखे हुए हैं। मैं पहला वोटर हूँ, अभी मेरे फर्स्ट टाइम है वोट का। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आया हूँ आज का ये मोटो कि मुझे अपने टुकचा को प्रोग्रेस होते हुए देखना है, कि मुझे देखना है कि कौन सा प्रोग्रेस होता है किस फील्ड में। और जी, आपको कितनी उम्मीदें हैं जो लीडर्स जो आप चुनोगे, क्या आप सोच के आए हो किन को चुनोगे, क्या डेवलपमेंट्स होगी? मुझे उन पे 100% भरोसा है क्योंकि वो हमारी जान पहचान के जी, वो और यहाँ पे टुकचा में वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, मुझे यही उम्मीद है। हम गुलाम नबी रैना के साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो ऑटोनमस बॉडी के इलेक्शंस हैं इसमें क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, कौन सी जमात उभर करके आएगी, क्या उनके प्रायोरिटीज होंगे और लोगों ने किसको अब के बार अपने अंगूठे के जरिए इस बार जीत की तरफ लिया है और क्या कुछ तकदीर होगी लद्दाख की, ये तो बहरकैफ आने वाले शुमारों में ही हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, हमें भी रखिएगा अपनी दुआओं में शामिल। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।